वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब जो है हम आरओ परीक्षा के लिए DY सीरीज शुरू करेंगे। तो उसमें जो है पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि आखिरकार हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, मिसलेनियस, यूपी जीके, इन सबसे किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप इन सवालों को कर पा रहे हो मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और अगर आप इन सवालों को नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको तैयारी में सुधार की ज़रूरत है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के इनको शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो क्या नहीं। देखिए, ये मिसलेनियस है, यानी ये जो है कहीं से भी प्रश्न जो विविध टॉपिक होते हैं वहाँ से पूछे गए। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सेनेगल और डबलिन आइलैंड। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लीमा पेरू में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है वो है, इनमें से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? कौशल विकास अभी चल रहा है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वही। ऑप्शन है स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इसमें कौशल विकास से संबंधित हैं? तो ऑप्शन जो है इसके, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, यानी 2, 3 और 4। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक। सही जवाब है जर्मन वॉच। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? ये जो 2021 वाला जो RO हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन चलिए देख लो, हो सकता है अभी भी पूछ ले, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई। तो इसका सही जवाब है द इंडिया स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में आता रहता है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 2001, 2005, 2009, 2013। सही जवाब है इसका साथियों 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारतीय जो कैलेंडर है उसमें ऋतुओं को उनके क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए, भारतीय कैलेंडर अनुसार। ठीक है, तो भारतीय कैलेंडर शुरू होता है चैत्र से। चैत्र में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है? चैत्र। चैत्र में होता है वसंत, यानी चैत्र, वैशाख। उसके बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब जून, यानी गर्मी। ठीक है, चैत्र, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण महीना जेठ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद सावन। सावन मतलब वर्षा। अगला महत्वपूर्ण महीना सावन। सावन के बाद भादो। भादों के बाद क्वार, कार्तिक, अगहन और फिर आता है पूस। पूस मतलब शरद ऋतु। तो इसका जो है सही क्रम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए, याद रखना, इनको पेपर में पूछ लेता है। अगला है जिबूती आचार संहिता का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, कांगो द्रोणी का संरक्षण। ऑप्शन बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। तीसरा, नैतिकता का घोषणा पत्र। चौथा, परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो जिबूती आचार संहिता का संबंध है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। याद रखना, महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये पूछ रहा है। कौन कौन से युग्म इसमें सही मिले हुए हैं? पहला देखिए, चुकंदर। डैश लगा के चुकंदर से चीनी बनती है, ठीक है।
दूसरा है शहद, शहद से मिलेगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, मतलब शहद में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है। तीसरा ऑप्शन कपास, कपास में है सेलुलोज। और चौथा ऑप्शन है दूध, दूध में मिलेगा लैक्टोज। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं साथियों? ये सभी सही सुमेलित हैं। याद रखना, चुकंदर से चीनी बनती है, ठीक है। शहद में ग्लूकोज फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज होता है फ्रूट शर्करा, फलों की शर्करा, तो फलों से ही तो चूस करके शहद बनाया जाता है। कपास से सेलुलोज है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सब लोग जानते हैं। और दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इसी कारण तो उसका रंग हल्का पीला होता है। तो सभी ठीक है ये, ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत शहरी वेधशाला इनमें से किस स्थान पर है? ऑप्शन देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी। सही जवाब है साथियों इसका भारतीय शहरी वेधशाला नई दिल्ली में है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आपको करना है सही मिलान। एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, दूसरी तरफ सेकंड, और इनको मिलाना है। इनमें ये पूछा है फलों के सबसे बड़े उत्पादक कौन है। मैं आपको लेटेस्ट डेटा दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो अभी उत्पादक हैं वर्तमान में विभिन्न फसलों के और फलों के, वो कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों उत्तर प्रदेश, हमेशा से है, आगे भी रहेगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार, बिहार में एक जगह मुजफ्फरपुर, वहाँ की लीची बहुत फेमस है। नारियल तो ऑब्वियस बात है केरल में ही मिलेगा, जम्मू कश्मीर में तो मिलेगा नहीं नारियल। और सेब जो है इसका उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखना 4 3 2 1 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कुत्ते भौंक रहे हैं, इन्हें इग्नोर मारिए। चलिए, बेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन कच्चे तेल की कीमतों से, तांबे की भविष्य की कीमतों से, सोने की भविष्य की कीमतों से, या शिपिंग दर सूचकांक। तो ध्यान रखना, बेंट इंडेक्स का संबंध है कच्चे तेल की कीमतों से। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, डेनिश में, मतलब डेनिश भाषा कहाँ बोली जाती है? डेनमार्क में, बिल्कुल सही बात है। डच भाषा नीदरलैंड में बोली जाती है, ठीक बात है। मैंडारिन जो है चीन में बोली जाती है। एक्चुअल में जो हम बोलते हैं ना चीनी भाषा, एक्चुअल में चीनी नाम की कोई भाषा नहीं है, जो भाषा है वो है मंडारिन, या जिसे मंदारिन भी कहते हैं। लोग इसे बोल देते हैं क्योंकि चाइना में बोली जाती है तो चीनी है, बट चीनी नहीं है, इसका जो सही नाम है वो है मंडारिन, ठीक है। और जो भाषा है ये थाईलैंड में नहीं बोली जाती है। आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे देखो, आगे है दा विंची प्लस और वेरिटास। ये जो है नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं? तो दा विंची और वेरिटास जो मिशन है ये कहाँ के लिए भेजे गए हैं? ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो ध्यान रखना, दा विंची और वेरिटास जो मिशन है ये शुक्र के लिए भेजे गए, ठीक है। आगे देखो, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है ट्रेन? अक्सर करके ट्रेनों से पूछ लेता है, जैसे वंदे भारत। अब वंदे भारत का पुराना नाम क्या है, इस तरीके से आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है ना। तो ये बेसिक जो ट्रेन से जुड़े हुए, रेलवे जुड़े हुए बेसिक फैक्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन देखिए, ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता और ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मिताली जो एक्सप्रेस है ये चलती है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में, ठीक है। आगे देखो, लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम। तो ध्यान रखना, भांड पाथर जो है जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि लोक नृत्य जितने भी हैं वो आपको पता होने चाहिए, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है आपको। देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर है जिनसे हम कंडे उपले बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है, तेल और गैस से ही तो फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा के रूप में ज्वारीय ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती है, ध्यान रखना। तो यही वाला बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देखो, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है विश्व बैंक और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व बैंक और नीति आयोग, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब है UNDP। UNDP माने
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। आगे देखिए, अगला सवाल है मुंबई कोलकाता से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से मैंगलोर किससे जुड़ेगा। ठीक है, यानी ये सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच एक संबंध है। मुंबई कोलकाता उसी प्रकार से मैंगलोर और ये जो शहर दिए हैं इनके बीच एक संबंध होगा, यानी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं एक तरीके से, कहने का अर्थ ये है। तो मुंबई और कोलकाता और मैंगलोर, और ऑप्शन है हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली और जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा कोचीन। क्यों होगा जान लो। देखो, जहाँ तक मैं लॉजिक लगा पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इन सभी शहरों में अपना जो है एक समुद्र तट है। ठीक है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, कोचीन में भी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोचीन होगा। आप लोग कोई और तर्क लगा पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें जो है आपको सही ढंग से इनको सार्थक क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया, मतलब इसको जो है छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आएगा प्रयागराज, 1 नंबर पे इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद काय में है, इलाहाबाद है यूपी में, तो यूपी दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यूपी कहाँ पर है, यूपी भारत में है, तो भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। भारत कहाँ है, भारत विश्व में है, तो विश्व चौथे नंबर पे आ जाएगा। और विश्व कहाँ है, विश्व ब्रह्मांड में है, तो ये सही इसका क्रम हो गया 3 1 5 4 2, और 3 1 5 4 2 मतलब ऑप्शन सी। इस तरीके के भी सवाल आते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है इस योजना के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं पहला कथन इसमें गलत है, 400 शहर इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, देश की 60% आबादी इसमें नगरीय आबादी शामिल होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। तो साथियों, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक हैं संपत पाल। याद रखिएगा, सीधे सीधे आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली बस आप इसे याद रखो। ठीक है, चलो आगे देखो। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में हिंदू नायब वजीर के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो जरा, राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के अर्थ मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, ना तो पहला सही है यहाँ पर और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही कथन गलत है। सॉरी, ये मैंने कुछ गलत बता दिया आपको। ये दोनों ही सही है, मैंने गलत बोल दिया, ये दोनों ही सही है। ठीक है, ये अर्थ मंत्री भी थे और जो सवर्ण हिंदू जातियां हैं उनको उच्च स्थान भी प्राप्त था। ठीक, और अंतिम सवाल देखते हैं साथियों। देखिए जरा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ऑप्शन है नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में और वाराणसी में। तो मैं आपको बता दूं ये है फुर्सतगंज में। बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन में फुर्सतगंज नहीं होता, तो जब फुर्सतगंज ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा, रायबरेली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर फुर्सतगंज ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो रायबरेली भी सही माना जाएगा, क्योंकि फुर्सतगंज जो है वो रायबरेली में ही है और ये बहुत ही फेमस है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। तो इस समय ये भी पता चलता है कि पेपर में ऐसे भी सवाल आते हैं जो आपके विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो फिर आपको उस तरीके से उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से जो है जल्दी से हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और बस मेहनत करते रहिए साथियों। कम समय बचा है पेपर में, तो जल्दी से रिवीजन करके अपनी एक सीट पक्की करिए। इनमें से किसी सवाल में कोई डाउट हो या कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।